तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी में हमारे पास आते हैं कंटेंट्स, उसमें है अंडरस्टैंडिंग ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जिसमें हम देखेंगे कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या चीज़ इन्वॉल्व करती है। फिर इसका जो एक इम्पॉर्टेंट रोल है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का ट्रेडिंग के अंदर, उसको देखा जाएगा। जैसे कि पहले बताया गया कि फंडामेंटल्स, सेंटिमेंट्स और जो हमारे पास होते हैं टेक्निकल्स ऑफ द मार्केट। साइकोलॉजी इससे ज़रा डिफरेंट होती है, इससे हट के होती है, लेकिन उसका उतना ही बड़ा किरदार होता है हमारी किसी भी ट्रेडिंग सेटअप के अंदर, या जब भी हम किसी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, जितना कि फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स का होता है। फिर उसके बाद जो एक मेजर चीज़ है जो कि इंसान के लॉस एंड प्रॉफिट से जुड़ी होती है, डैट इज़ द रोल ऑफ इमोशंस इन ट्रेडिंग। इसी से जो जुड़ा हुआ हमारा अगला होगा एलिमेंट, वो है फियर और ग्रीड का, जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह से जो फियर और ग्रीड के इमोशंस हैं वो प्ले करते हैं एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर। उसके बाद जो है बिल्डिंग का ट्रेडिंग माइंडसेट। ट्रेडिंग माइंडसेट के अंदर आपको इस हवाले से बताया जाएगा कि वो कौन सी ऐसी साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जिनको इम्प्लीमेंट करके आप अपनी ट्रेडिंग को बेहतर कर सकते हैं, या आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को और बेहतर तौर पे शेप अप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंडरस्टैंडिंग ट्रेडिंग साइकोलॉजी के। ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती क्या है? कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो ट्रेडिंग का हो या ट्रेडिंग के अलावा, उसके अंदर एक मोशन, जो इमोशंस होते हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसी तरह जो एक ट्रेडर है, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपनी डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है उसको बेहतर से बेहतर तौर पे यूटिलाइज कर सके। इस डिसीजन मेकिंग की जो एबिलिटी है ये तभी बेहतर हो सकती है जब वो अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करता है, डिफरेंट फैक्टर्स को इनटेक करके, और इसके अलावा जो उसके इमोशनल बायसेस होते हैं उनको वो मिनिमाइज कर सके। इसी से ही वो अपना रिस्क भी बेहतर तौर पे मैनेज कर सकता है, और कोई भी ऐसे डिसीजंस जिसके अंदर इमोशन इन्वॉल्व हो उनको वो रिड्यूस कर सकता है। यही चीज़ आपको हेल्प आउट करती है कि आप बेहतर तौर पे एक ऐसी मेंटल स्ट्रेटजीज बना सकें जो कि आपको बेहतर तौर पे गाइड करें, और आपका जो डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी है उसको काफ़ी हद तक क्लियर रख सकें, ताकि कोई भी एम्बिगिटी क्रिएट ना हो एट द टाइम ऑफ डिसीजन। ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है वो ना सिर्फ एक ट्रेडर की जो परफॉर्मेंस होती है इन द ट्रेडिंग वो बेहतर करती है, बल्कि उसकी बेस पे जो आप डिसीजन लेते हैं ट्रेड करते हुए, या ट्रेड जब एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसके आउटकम्स भी काफ़ी हद तक बेहतर होते हैं। इसकी अगर हम एक नॉर्मल एग्जांपल लें तो वो ये है हमारे पास कि जब भी किसी ट्रेडिंग में या किसी ट्रेडिंग सेटअप में किसी ट्रेडर को लॉस होता है, तो उसको इस चीज़ पे अफसरदा होने की बजाय इस चीज़ को एज ए अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, कि उसने जो है इस लॉस से उसको क्या सीखने को मिला, कि अगर वो कहीं पे उसकी कहीं गलती थी, कहीं पे एरर या मिस्टेक था, तो वो उस चीज़ को सीखे। अगर वो उसे सीखेगा तो नेक्स्ट जब भी वो ट्रेडिंग सेटअप को एग्जीक्यूट करेगा, जब भी किसी भी कमोडिटी या एसेट में ट्रेड लेगा वो या इन्वेस्टमेंट करेगा, तो वो उस चीज़ को, जो पहले से उसका लॉस हुआ होगा, जो उसकी लर्निंग उसकी वहां से हुई होगी, वो उसको हेल्प आउट करेगी बेहतर रिजल्ट्स लाने में। इसी तरह एक ट्रेडर इस साइकोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए या अपनी मेंटल स्ट्रेटजी को बेहतर बनाते हुए अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकता है, उसको बूस्ट कर सकता है, ताकि वो बेहतर ट्रेडिंग डिसीजंस जो है वो ले सके। इससे बढ़ के ये है कि एक नॉर्मल माइंडसेट होता है ट्रेडर का इन दी आइसोलेशन, वो इतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकता। जो भी अगर वो किसी कम्युनिटी या ऐसे जो ग्रुप के साथ अपना ताल्लुक बनाता है, जिसकी बेस पे उसको ये इन्फॉर्मेशन आ रही हो कि वो बेहतर तौर पे जस्ट अपने इमोशनल बाइसेस पे ना ट्रेड कर सके, बल्कि वो उसको ऐसी वैल्यूएबल और यूजफुल इन्फॉर्मेशन भी रिसीव होती रहे फ्रॉम दी आउटसाइड सोर्सेज, जिसकी बेस पे वो बेहतर तौर पे अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को एग्जीक्यूट कर सके। नेक्स्ट हमारा जो है इसके अंदर आउटलाइन है, वो है हमारे पास द क्रूशियल रोल ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में सबसे जो मेन फैक्टर है जो कि किसी भी इंसान को जो कि ट्रेडिंग स्टार्ट करता है या उसके अंदर उसका इंटरेस्ट जो है वो रखता है ट्रेडिंग के अंदर, वो है डिसीजन मेकिंग। बिकॉज जब भी आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, तो एग्जीक्यूट करने से पहले आपके माइंड में एक डिसीजन बन रहा होता है कि आइदर मैं इस कमोडिटी को या तो मैं बाई करूंगा या सेल करूंगा, अगर मैं करूंगा तो कितने टाइम के लिए करूंगा, इसके पॉसिबल बेस्ट आउटकम्स क्या हो सकते हैं या इसके वर्स्ट आउटकम क्या हो सकते हैं। इसी तरह जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं वो आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को काफ़ी हद तक मैनिपुलेट भी कर सकते हैं,
अच्छी सेंस में भी, बेहतर सेंस में भी, और उसके साइकोलॉजी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है उसके अंदर। अगर आपकी साइकोलॉजी वीक है, आप बेहतर तौर पे अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड को कैलकुलेट नहीं कर सकते, या आपकी जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो इस हद तक वीक हैं कि आपको बेहतर तौर पे अंदाज़ा ना हो सके कि यहाँ पे अभी मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन आई एम हैविंग राइट नाउ, तो वो चीज़ लीड करती है इम्पल्सिव चॉइसेस को। इम्पल्सिव चॉइसेस में मेजरली आपके पास ऐसी चॉइसेस होती हैं जहाँ पे आपके जज्बात का किरदार ज़्यादा होता है, और लॉजिकल या जितने भी अकल से आप काम लें वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अगली चीज़ आती है रिस्क मैनेजमेंट। जो ट्रेडर्स होते हैं जिनके साइकोलॉजिकल स्किल्स काफ़ी हद तक स्ट्रांग होते हैं, वो बेहतर तौर पे अपना रिस्क एवेल्युएट कर सकते हैं। उनको किसी भी ट्रेड में एंटर होने से पहले वो बेहतर तौर पे जान सकते हैं कि अगर इस ट्रेड में या इस कमोडिटी में अगर मैं एंटर हो रहा हूँ, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए है या लॉन्ग टर्म के लिए है, तो उसका पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है, अच्छी और बुरी सेंस दोनों के अंदर। कंसिस्टेंसी। जो भी एक स्ट्रांग माइंडसेट होता है उसको एक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। ये चीज़ आपको हेल्प आउट करती है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग सक्सेस में। अब लॉन्ग टर्म यहाँ पे हमारे से मुराद ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी ऐसी ट्रेड्स जो कि लॉन्ग टर्म बेस्ड हो, बल्कि ये बात की जा रही है आपकी ट्रेडिंग जर्नी की, कि जब से आपकी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हो वहाँ से एक लॉन्ग टर्म आप अपना करियर बिल्ड कर सकें, या आप जो है अपनी जर्नी बिल्ड कर सकते हैं इन द ट्रेडिंग। रिजिलियंट या डिसिप्लिन या कंसिस्टेंसी जो है वो कब आती है, कि जब आप अपनी एक एक चीज़ को या जो भी आप माइलस्टोन अचीव करते हैं ट्रेडिंग में उसको आप नोट डाउन करें, अपने जो लॉसेस हैं, अपने जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको नोट डाउन करें, वो अपनी गलतियों को, मिस्टेक से सीखने की कोशिश करें। जहाँ पे आपकी लग रहा है कि यहाँ पे मेरी गलती हो रही है उसको एक्सेप्ट करें खुले दिल के साथ, और उसको नोट डाउन करें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वो गलती दोबारा होने लगे तो आपको पहले से उसका रिजल्ट पता हो, ताकि आप उसको इजीली अवॉइड कर सकें। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप ये कंसिस्टेंसी बिल्ड करते हैं, आप एक तरह से डिसिप्लिन, बेसिकली आप इस कंसिस्टेंसी के थ्रू अपने माइंड को डिसिप्लिन कर रहे होते हैं। तो जब आपका माइंड एक डिसिप्लिन में आके काम करता है तो वो इमोशनल या जज्बाती फैक्टर्स को ऑटोमेटिकली रूल आउट कर देता है। जब वो रूल आउट कर देता है तो पीछे वो काफी लॉजिकल डिसीजंस लेता है। तो लॉजिकल डिसीजंस में फिर ये होता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो एक तरह से समझ लें कि आपको जो फियर ऑफ लॉस होता है या जो हैप्पीनेस ऑफ प्रॉफिट होती है वो ज़्यादा देर तक इम्पेक्ट नहीं करती, क्योंकि आप एक काफ़ी मैकेनिकल रिदम में आके काम कर रहे होते हैं, जैसे कि एक मशीन काम करती है। जस्ट लाइक अ कंप्यूटर, आप कंप्यूटर में जब भी कुछ इनपुट करते हैं तो रिगार्डलेस उसने क्या उसको अच्छा लगता है बुरा लगता है ये सोचे बगैर कंप्यूटर जो है वो आपको रिजल्ट निकाल के देता है। तो इसी तरह ओवर द लॉन्गर पीरियड जब आप अपने दिमाग को भी ऐसे ट्रेन करते हैं तो वो ट्रेडिंग में आपको काफ़ी हद तक हेल्प आउट करता है। इसी से जुड़ी हुई हमारी अगली चीज़ है जो कि है इम्प्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस। जब भी आप अपने साइकोलॉजिकल बैरियर्स जैसे कि अभी हमने डिस्कस किए, जिसमें से इमोशंस सबसे बड़ा जो है हमारे पास रोल जो है वो प्ले करता है इसके अंदर, जब आप इनको रिकॉग्नाइज कर लेती हैं कि भाई मेरी शॉर्ट कमिंग्स यहाँ पे हैं, या जब भी मैं कोई ट्रेड ओपन करता हूँ या किसी ट्रेड को मैं होल्ड करता हूँ तो उसमें जो है मेरे पास मेरे इमोशंस जो हैं वो इनटेक हो जाते हैं और मैं ज़्यादा देर तक उस चीज़ को होल्ड नहीं कर पाता, या आप समझ लें उसकी एबिलिटी ऑफ बेरिंग दैट लॉस या प्रॉफिट कम होती है। या अगर आपको किसी ट्रेड पे प्रॉफिट हो रहा है तो आपके ऐसे जज्बात हो जाते हैं कि उसको फटाफट से सिक्योर कर लेना चाहिए, या अगर लॉस हो रहा होता है तो अपने लॉस को एक खास जगह कट करने की बजाय आप उसको लॉन्ग टर्म लेके चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें तब होती हैं जब आपकी साइकोलॉजी वीक हो। तो इसको जब आप एक बार रिकग्नाइज करते हैं, इसके ऊपर काम करते हैं, तो वो ना सिर्फ आपकी जो ट्रेडिंग रिजल्ट्स होते हैं उसमें इंप्रूवमेंट आती है, बल्कि ओवरऑल जो आपका एक माइंडसेट बना होता है अपनी डेली जो रूटीन है उसके अंदर भी काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आती है। अब हम कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल चैलेंजेस पे बात करते हैं जो कि आपको स्पेशली ट्रेडिंग के अंदर फेस करने होते हैं। जब भी ट्रेडर, चाहे वो बिगनर हो या बिगनिंग से जो आगे एक आता है हमारे पास स्टेज, उसके अंदर जब वो होता है तो उसके पास बहुत से ऐसे इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि उसके लिए एज अ चैलेंजेस काम कर रहे होते हैं। और इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है लॉस अवर्जन। जो भी ट्रेडर होता है वो, उसकी ये कोशिश होती है फ्रॉम द वेरी स्टार्ट कि वो कम से कम लॉस करे, और उसका फोकस ज़्यादा जो है वो रहता है प्रॉफिट की साइड पे। इसी बेस पे ट्रेडर्स का जो एक फोकस होता है वो पूरा का पूरा सेट हो जाता है लॉस के। मींस कि उनकी पूरी कोशिश ये रहती है कि वो हर तरीके से लॉस को अवॉइड कर सके।
लॉस अवॉइड करने के चक्कर में वो ऐसे डिसीजंस ले बैठते हैं जिनमें उनको लामहला लॉस हो जाता है। और पोटेंशियल गेयर्स को वो एक तरह से उनको नोटिस में लिए बगैर वो उनका फोकस जो है वो लॉस की तरफ ज़्यादा होने लग जाता है। ये एक बहुत बड़ी रीज़न होती है कि जब भी आप ट्रेडिंग में एंटर होते हैं और ये इमोशनल फैक्टर आपके अंदर आ जाए कि भाई कि बस मुझे लॉस ना हो किसी तरीके से, वो चीज़ ना सिर्फ आपके माइंडसेट को डिस्टर्ब करती है बल्कि आपको बहुत सी चीज़ें सीखने से जो है वो रोक देती है। वो कहते हैं कि जब भी आप मार्केट में आते हैं तो देयर इज़ अ प्राइस टू पे टू अर्न और लर्न समथिंग। तो हर जो बैक आपके लिए एक तरह से कोई भी सेटबैक होता है, कोई भी मिस्टेक होती है, उसको जो है एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उसको एम्ब्रेस करना चाहिए और उससे ये देखना चाहिए कि इससे मुझे क्या सीखने को मिल सकता है। तो लॉस एंड प्रॉफिट, रिगार्डलेस कि वो आपके पोर्टफोलियो में क्या चेंज ला रहे हैं, उससे आपको ये सीखना चाहिए कि इससे ऐसे कौन से यूजफुल टिप्स हैं जो मैं ले सकता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा काम हो तो मैं उन चीज़ों को अवॉइड कर सकूँ। अगली चीज़ जो है सेल्फ डाउट। जब भी होपफुली आप लोगों ने भी, जो आप लोग में ट्रेडिंग करते हैं, आप लोगों ने ऐसा फील किया होगा कि जब भी आपकी एक से दो ट्रेड्स जो है या जिसको हम ट्रेडिंग टर्म्स में कहते हैं लूजिंग स्ट्रीक, कि आपका एक वीक अच्छा गुजरता है, उसके बाद एक से दो दिन ऐसे गुजरते हैं कि आपको लगता है कि मार्केट भी वही है, कमोडिटीज भी वही है जिसको आप जानते हैं काफी टाइम से, लेकिन स्टिल आपके सेटअप्स उसके अंदर या आपकी जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो वर्कआउट नहीं कर रही होती। ये चीज़ आपको सेल्फ डाउट में डालती है। आप इनसिक्योर होते हैं अपनी स्ट्रेटजीज के बारे में, अपना जो ट्रेडिंग मेथड होता है चाहे वो फंडामेंटल बेस्ड हो टेक्निकल बेस्ड हो उसके बारे में। तो जब भी आपको सेल्फ डाउट होता है तो उसके बेस पे आपको करना ये चाहिए कि आपकी जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है या ट्रेडिंग मेथड है वो आपके पास एक रिकॉर्डेड होनी चाहिए ताकि आप उसका रिकॉर्ड देखें कि भाई नंबर बेस्ड पे कि वो मुझे कहाँ ला के स्टैंड कर रहा है। अगर तो उसका जो है रिजल्ट वो एक बेहतर रिजल्ट निकल रहा है तो रिगार्डलेस ऑफ द सेल्फ डाउट या जो भी आपके उसके लूजिंग स्ट्रीक चल रही होती है उसके ऊपर आपको लाजमी तौर पे काम करना चाहिए और उसके ऊपर आपको एक स्ट्रांग बिलीव बनाना चाहिए कि इफ this setup or strategy is useful for me, it means that I should continue with it. अगले जो हमारे पास है वो है कॉग्निटिव बायस। बहुत से जो ट्रेडर्स होते हैं जो एक तरह से लैग कर रहे होते हैं फंडामेंटल में टेक्निकल में, या जिनके अंदर खास तौर पे ये वाला पॉइंट उनके लिए कॉग्निटिव बायसेस का, जिनके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी काफी हद तक कम होती है, उनको मोस्टली एक तरह से सपोर्टिव इंफॉर्मेशन भी चाहिए होती है इस सेंस में कि अगर वो देख रहे हैं कि एक ट्रेडर किसी भी कमोडिटी पे लॉन्ग है शॉर्ट है या उसने कुछ चीज़ पर परचेज की हुई है, तो उसकी एक कोशिश होती है कि वो उसके बारे में ये अपनी ऐसी इंफॉर्मेशन निकाल पाए जो कि उसके बायस को सपोर्ट करती हो। फॉर एग्जांपल एक ट्रेडर है, उसको ऐसा लगता है कि भाई आज गोल्ड अपसाइड पे जाएगा और उसने अपनी इस बेस पे गोल्ड की बाई की ट्रेड ले ली। अब ऑटोमेटिकली उसका माइंड इस तरीके से प्रोसेस करेगा कि वो उन एनालिसिस को ढूंढने की कोशिश करेगा या उन लोगों को जो समझने, उन लोगों के एनालिसिस को देखने की कोशिश करेगा जो कि बाय साइड को करें फेवर। और जो भी ऐसा एनालिसिस अगर उसके आंखों की जो है वो नज़रों के सामने से गुजरता है जहाँ पे उसको लगे कि कहीं पे सेल साइड की बात की जा रही है, कहीं पे मार्केट के ड्रॉप लेने की बात की जा रही है, तो वो चीज़ उसको सेल्फ डाउट में डालती है कि कहीं मेरी गलती तो नहीं थी यहाँ पे, या मैं किसी गलत ट्रेड में तो नहीं एंटर हो गया। तो कॉग्निटिव बायस जो है उसको रूल आउट करने का तरीका ये है कि एक तो आपके पास मार्केट के जो लेवल्स हैं वो होने चाहिए कि मार्केट किन मेजर पॉइंट से अपसाइड पे गई है डाउन साइड पे गई है, और ये जो है चार्ट के ऊपर बड़ा ज़्यादा विजिबल होता है इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसके ऊपर हमारे ऑलरेडी वेबिनार्स यूट्यूब पे अवेलेबल भी हैं। इसके अलावा जो फंडामेंटल फैक्टर्स होते हैं उसके लिए भी वो चीज़ों को देख सकता है कि भाई जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को देखता रहे वो कि भाई अभी यहाँ पे क्या टाइम चल रहा है, क्या बेहतर सिनेरियो है। या इसके अलावा जो है वो जो आपके पास इस मार्केट में अवेलेबल होते हैं जैसे टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं वो उनके साथ भी कांटेक्ट करके ये इन्फॉर्मेशन ले सकता है। इससे क्या होता है कि उसको एक ग्रेटर पिक्चर मिलती है, एक एक अच्छा ओवरव्यू मिलता है रिगार्डिंग द मार्केट, जो कि उसको बेहतर तौर पे डिसीजन लेने की एबिलिटी उसके अंदर इंप्रूव कर सकता है कि उसको मार्केट की किस साइड पे जाना चाहिए। अगला एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि स्पेशली बिगनर ट्रेडर्स में देखा जाता है वो है बर्नआउट का। आप लोगों में से भी जिन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट की होगी उनको काफ़ी हद तक इस चीज़ का सामना करना होता होगा। जब भी वो स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट अक्सर नहीं लगाते या इवन लगाते भी हैं तो अर्ली डेज में ऐसा होता है कि जब भी आप ट्रेड को स्टार्ट करते हैं तो आप उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे होते हैं। अब इस मॉनिटरिंग से होता तो ये है कि मार्केट ने तो अपने हिसाब से मूव करना होता है, लेकिन इस कांस्टेंट मॉनिटरिंग से ये होता है कि आपको काफ़ी हद तक स्ट्रेस, फटीक
का सामना करना पड़ता है, जो कि ना सिर्फ आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को जो है वो कम कर सकती है, और बल्कि जो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसको भी काफ़ी हद तक डैमेज कर सकती है। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप एक ही चीज़ मुसलसल देखते जाएंगे काफ़ी ज़्यादा टाइम तक, तो जो स्क्रीन टाइम है वो सिर्फ ना सिर्फ आपकी आंखों को थकाएगा बल्कि आपके जहन को भी काफ़ी हद तक थका देते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि द रोल ऑफ इमोशंस इन ट्रेडिंग। इमोशंस जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, जैसे इसके अंदर शामिल होता है एक तो फियर इन ट्रेडिंग। फियर क्या होता है कि एक इंसान को कोई भी रिस्क लेने से वो डर रहा होता है। उसकी रीजन ये क्या होती है कि उसको लॉस का डर होता है। और जब भी लॉस का डर होता है तो इंसान कभी भी उसकी यही कोशिश होती है कि वो सेफ से सेफ में जा सके। हालांकि ये चीज़ एवरीबडी एग्रीज ऑन दिस कि जब भी आप रिस्क लेते हैं तो पोटेंशियल बेनिफिट उसके साथ ही आता है। जितना ज़्यादा रिस्क होता है उतना ही ज़्यादा आपके पास उसका रिवॉर्ड भी होता है। इसी तरह जो कमोडिटी मार्केट है ये भी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड मार्केट है। ऑल दो कि आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपने प्रॉफिट एंड लॉस को बड़े अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ जो है वो इसमें शामिल होती है कि जब भी फियर जो है वो टेक प्लेस करता है तो आपकी जो एबिलिटी होती है टू एंटर या टू टेक रिस्क वो काफ़ी हद तक डैमेज हो सकती है। जब ये डैमेज होती है तो फिर आप बहुत से ऐसे प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं या एक अच्छे रिवॉर्ड वाली अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं मार्केट में जो कि आप मिस कर देते हैं। अगली चीज़ है ग्रीड इन ट्रेडिंग। फियर तो एक हद तक जो है वो तो काफी कॉमन है क्योंकि हर इंसान की कोशिश होती है कि वो लॉस से बचे। नाउ ग्रीड इज वन ऑफ द फैक्टर जो कि जिसका भी एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट आता है ट्रेडर्स के ऊपर। ट्रेडर्स अक्सर जब वो किसी यूजफुल सेटअप में एंटर हो जाते हैं या किसी प्रॉफिटेबल ट्रेड में एंटर होते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि वो इसको इसके जो रिटर्न्स हैं वो मैक्सिमाइज कर सके। हालांकि एक ऑप्टिमल रिटर्न एक ऑप्टिमल रिस्क के ऊपर काफी बेहतर होता है। जो अब इससे ग्रीड में होता क्या है कि आप जो है ना सिर्फ आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं बल्कि आपकी जो है वो फटीक भी काफी हद तक बढ़ जाती है। ग्रीड जो होता है वो इंसान में ये एबिलिटी पैदा कर देता है इन सॉर्ट ऑफ नेगेटिव सेंस कि भाई जितना ज्यादा आपका स्टेक होगा उतने ज्यादा पॉसिबल चांसेस हैं आपके ज्यादा रिटर्न्स के। अब इससे होता ये है कि ट्रेडिंग जो है वो एक लॉजिकल चीज से हटके बिल्कुल एक गैम्बलिंग बन जाती है। गैम्बलिंग में भी सिंपली यही होता है कि अगर आप अपनी स्टेक्स को ज़्यादा रखते हैं या आपके स्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं तो उसके ऊपर उतना ही चांस बढ़ जाता है कि आपका पॉसिबल रिटर्न भी उतना ही हो। लेकिन ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि पॉसिबल लॉस के चांसेस भी उतने ही होते हैं। तो एक बैलेंस वे में अपने जो इक्विटी है या जो भी आप जिस भी एसेट में ट्रेड कर रहे होते हैं उसको देखना चाहिए। अगली चीज़ है हमारे पास ओवर कॉन्फिडेंस इन ट्रेडिंग। ओवर कॉन्फिडेंस बेसिकली इंसान में तब आता है जब वो फंडामेंटल सेंटिमेंटल और टेक्निकल एनालिसिस इन सब चीज़ों को रिलीगेट करता हुआ या इनके सहारे के बगैर या इन चीज़ों को समझ लें माइनस कर दे अपनी ट्रेडिंग में से, और सिर्फ अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की बिना पे ट्रेड्स ले रहा हो। इस बेस पे ना सिर्फ ये है कि आपकी रिस्क मैनेजमेंट इफेक्ट होती है बल्कि ये चीज़ आपको पुअर रिस्क मैनेजमेंट की तरफ भी लेके जाती है। अब इससे क्या होता है कि मार्केट जितनी ज़्यादा वॉलेटाइल होती है उसके अंदर आपने अपना रिस्क बड़े एहतियात से मैनेज करना होता है। आपने स्टॉप लॉस को यूज़ करना होता है, टेक प्रॉफिट को यूज़ करना होता है। इन दोनों के अलावा आपने ये देखना होता है कि मेरा बैलेंस कितना है और मैं अपने बैलेंस के ऊपर कितना जो है मार्जिन इंगेज कर रहा हूँ। मार्जिन इंगेज करने से ये मुराद है कि आप अपने बैलेंस में से कितने परसेंट अमाउंट एज अ मार्जिन यूज़ कर रहे हैं और कितना परसेंट आपने फ्री मार्जिन रखा हुआ है। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो के ज्यादा मार्जिन इंगेज कर देते हैं अपने बैलेंस के अगेंस्ट तो वो चीज आपका एक्सपोजर ओपन कर देती है टुवर्ड्स ग्रेटर लॉस एंड ग्रेटर प्रॉफिट। अगली चीज आती है हमारे पास एंजाइटी इन ट्रेडिंग। एंजाइटी जो है इसके अंदर एक बहुत अच्छा भी एक पॉइंट हम कह सकते हैं एनालिसिस पैरालिसिस का। एंजाइटी जो है वो आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ना सिर्फ उसको कम करती है बल्कि आपके जो डिसीजंस होते हैं उनको काफ़ी हद तक मिक्स भी कर देती है। रीज़न इसकी ये तब होती है जब आपके पास ओवर इंफॉर्मेशन हो जाए या जिसको हम ट्रेडिंग टर्म्स में कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। एनालिसिस पैरालिसिस बेसिकली ये होता है कि आप एक चीज को इतना ज्यादा ओवर एनालाइज करते हैं कि वो चीज का उसकी जो इन्फॉर्मेशन आपके पास इतनी ज्यादा आ जाती है कि वो चीज आपको कोई एक डिसीजन लेने में हेल्प आउट करती नहीं है बल्कि उल्टा आपको कंफ्यूज कर देती है कि आपने डिसीजन का लेना था इस ट्रेडिंग से मुतल्लिक या इस ट्रेडिंग सेटअप के अंदर जो भी आप कमोडिटी को ट्रेड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द इम्पैक्ट ऑफ फियर एंड ग्रीड ऑन ट्रेडिंग।
मतलब कि जो फियर और ग्रीड होता है उसका ट्रेडिंग पे क्या इम्पैक्ट आता है। सबसे पहले तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस। जो भी ट्रेडर्स होते हैं जो कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, सक्सेसफुल ट्रेडर्स से मुराद ऐसे ट्रेडर्स नहीं जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर लिया, बल्कि ऐसे ट्रेडर्स जिनको इस मार्केट में बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। क्योंकि जो ट्रेडर जितना ज़्यादा इस मार्केट से जुड़ा रहता है, जितना ज़्यादा इस मार्केट में टाइम स्पेंड करता है, वो इसके डायनामिक्स और इसके स्ट्रक्चर को ईजिली समझ सकता है। इसके बाद जो है उसको आइडिया होता है कि अच्छा भाई प्रॉफिट और लॉस को मैनेज कैसे करना है, जो चीज़ उसको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाती है। तो जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं वो हमेशा फियर और ग्रीड में एक इक्विलिब्रियम रखते हैं। ना वो इतने फियर ऑफ लॉस में डलते हैं कि वो रिस्क ना ले सकें किसी भी सेटअप में एंटर होने का या किसी अपॉर्चुनिटी को अवेल करने का। ना ही वो इतनी ग्रीडी होते हैं कि वो हर अपॉर्चुनिटी में से या हर जो सेटअप है ट्रेडिंग सेटअप उसमें से वो मैक्सिमाइज रिटर्न निकालने की कोशिश करें। उसके बाद हमारे पास जो एक मेजर चीज़ आती है वो अंडरस्टैंडिंग ट्रेडिंग साइकोलॉजी। मीन्स कि वो फियर और ग्रीड का जो उस पे जो उनके माइंड सेट पे इम्पैक्ट डलता है, या जो एनजाइटी और फटीग या जो ओवर मॉनिटरिंग ऑफ चार्ट्स होती है, इसको भी वो काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं। बिकॉज दे नो, जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स होती हैं, कि इस चीज़ का एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा जो कि उनके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करेगा। अब हम आते हैं अपनी सेकंड लास्ट स्ट्रेटजी के ऊपर। इनफैक्ट जो सेकंड लास्ट हमारी आउटलाइन थी जिसके अंदर हमने ये देखा कि बिल्डिंग का ट्रेडिंग माइंडसेट, कि हम एक ट्रेडिंग माइंडसेट को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर आती है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस से ये मुराद है कि आपको पता होना चाहिए कि मेरे लिए सूटेबल मार्केट कौन सी है। सूटेबल मार्केट से ये मुराद है कि आपको पता हो कि भाई अगर एक मार्केट हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है तो क्या वो मेरी नेचर को सूट करती है। अगर वो सूट नहीं करती तो आपको एक ऐसी मार्केट में जाना चाहिए जहाँ पे रिस्क कदरे कम हो। लेकिन वही वाली बात है कि जहाँ पे रिस्क कम होता है रिवॉर्ड भी उतना ही कम होता है। तो ये डिपेंड करता है कि एक ट्रेडर की या एक बंदे की साइकी क्या है। अ ट्रेडर शुड नो, या एन इन्वेस्टर शुड नो कि उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसकी नेचर क्या है, वो रिस्क को किस तरीके से ले सकता है। क्या वो कैपेबल है कि वो हाई रिस्क या जो ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है मार्केट की, कोई भी ऐसी मार्केट जिसके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, अगर तो वो उसको इजीली मैनेज कर सकता है, तो उसको ये सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है जिसकी बेस पे वो बाद में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता है। नेक्स्ट थिंग इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स कि जो भी आप ट्रेडिंग प्लान है आपका, जो भी ट्रेडिंग मेथड, उसको आप जस्ट लाइक अ कंप्यूटर उसके जो रिजल्ट्स हैं उसकी बेस पे एक स्ट्रेटजी बनाएं। और उसकी बेस पर देखें कि क्या वो स्ट्रेटजी आपको नेगेटिव में लेके जा रही है या पॉजिटिव में लेके जा रही है, ताकि जो इमोशनल फ्लक्चुएशंस हैं या जो इमोशनल फैक्टर्स होते हैं वो कम्प्लीटली तौर पे रेलिगेट हो सके या रिड्यूस हो सके। देन है पेशेंस। पेशेंस बिफोर एंट्री का ट्रेड या बिफोर एंटरिंग इन द मार्केट एंड आफ्टर एंटरिंग इन द मार्केट, दोनों सूरत में काफ़ी हद तक यूजफुल होता है। और एक जो ट्रेडर होता है, जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा एबिलिटी ऑफ पेशेंस होती है। किसी भी ट्रेडर को हम ट्रेडिंग में टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं फोमो की, FOMO, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट ये होता है कि आपको ऐसा लग रहा होता है कि अभी भी किसी कमोडिटी या ऐसे फाइनेंशियल एसेट में एक बूम आने वाला है। बूम से मुराद कोई मेजर मूव अप साइड या डाउन साइड दोनों साइड्स पे, तो वो कहीं मैं मिस ना कर दूं। इस मिसिंग के चक्कर में, या जो फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, इसमें जो है ट्रेडर क्या करते हैं कि वो राइट बिफोर द सूटेबल टाइम वो मार्केट में एंटर हो जाते हैं। और जब मार्केट उनकी एक्सपेक्टेशंस या उनकी फोरकास्ट के मुताबिक मूव नहीं करती तो वो उनकी साइकोलॉजी को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करती है, क्योंकि उनके यूजफुल रिजल्ट या उनकी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो हैं वो उस ट्रेडिंग सेटल से नहीं निकल रहे होते। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है कि किस टाइम पे कि बेहतर तौर पे मार्केट में एंटर होना है। और जब एंटर हो जाएं तो उसके बाद भी आपको पता होना चाहिए कि मेरे जो रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो मेरे स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट के लेवल्स हैं वो क्या हैं, और कितनी देर तक मैंने इस ट्रेड के अंदर रहना है या इस ट्रेड को मैंने होल्ड करना है। उसके बाद हमारे पास एक आता है कॉन्टिन्यूस लर्निंग। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि आप जो हैं एक चीज को, यानी कि फॉर एग्जांपल आप ये समझ लें कि आप हर एक चीज को कंप्लीटली जान चुके हैं, क्योंकि इट्स अ कॉन्टिन्यूस लर्निंग। इसलिए जो भी आपकी मिस्टेक्स होती हैं वो आपको उनको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो है वो लेना चाहिए, ताकि आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि जो भी आपके पास मिस्टेक्स हुई हैं उससे आप क्या पॉजिटिव आउटकम्स निकाल सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप वो चीज़ें करें तो वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट ना दे सकें, बल्कि उसका पॉजिटिव ही इम्पैक्ट आए आपकी ट्रेडिंग के ऊपर।
मीन्स कि अपनी मिस्टेक से आप सीखें कि लास्ट टाइम जो मुझसे मिस्टेक हुई थी और जिसकी मैंने प्राइस पे की थी उसको मैं किस तरह से नेक्स्ट टाइम टैकल कर सकता हूँ, ताकि आपको बेहतर तौर पे उस चीज़ का अंदाजा हो सके। इसी तरह जो कॉन्टिन्यूस लर्निंग होती है वो आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने से भी काफ़ी हद तक बचाती है। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज फॉर ट्रेडिंग। मीन्स वो कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं साइकोलॉजिकल जो आप ट्रेडिंग में यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे आपकी साइकोलॉजी ना सिर्फ इम्प्रूव हो सकती है बल्कि ओवर द लॉन्गर पीरियड वो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर में भी चेंज कर सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नलिंग। जर्नलिंग एक थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन ये है कि अगर कोई भी ट्रेडर इसको करता है काफ़ी हद तक बेहतर होता है। जर्नलिंग काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। अगर जर्नलिंग की टर्म को हम सादे लफ्जों में एक्सप्लेन करें तो वो ऐसा है कि अपनी हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखना। हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखने से मुराद है कि जब भी आप एक ट्रेड में प्रॉफिट करेंगे या लॉस करेंगे तो उसका रिकॉर्ड आपके पास हो और आपको उसकी रीजन पता हो कि भाई मैंने यहाँ पे लॉस क्यों किया, या अगर इस ट्रेड में मैंने प्रॉफिट किया तो क्यों किया। बिकॉज दी जो मेजर चीज़ है वो है वाई। अगर आप क्यों का आंसर ढूंढते हैं तो वो आपकी लर्निंग को ज़्यादा इंप्रूव करता है, रिगार्डलेस इज दिस के अगर आपको पता ही नहीं है कि मुझे मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉस क्यों हो रहा है, तो इट मीन्स कि सिंपली आप उसके ऊपर सॉर्ट ऑफ वो गैम्बलिंग ही बन जाती है आपकी। जबकि आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर तो गोल्ड की मार्केट में मूवमेंट आई है तो उसकी क्या रीज़न है, अगर सिल्वर की मार्केट डाउन साइड पे गई है तो उसकी क्या रीज़न है, अगर कोई फंडामेंटल डाटा है या कोई फंडामेंटल डाटे की वजह से इंडाइसिस है या गोल्ड है उसमें अपसाइड या डाउन साइड किसी भी तरफ मूवमेंट देखने को मिली है तो वो क्यों मिली है। तो जो जर्नलिंग है उससे आपको ये अंदाज़ा होता है कि वो सिर्फ ना आपकी लर्निंग इंप्रूव कर सकती है, बल्कि जर्नलिंग ही यानी कि सादे लफ्जों में जो रिकॉर्ड रखना होता है अपनी ट्रेड्स का वो आपके इमोशंस को भी काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकता है आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में। अगला जो बहुत में इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रियलिस्टिक गोल्स को सेटअप करना। इसमें अगेन फियर और ग्रीड, अगर हम बात करें ग्रीड की तो मींस के ओवरनाइट मैक्सिमाइज रिटर्न्स आपको कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए किसी भी जो फाइनेंशियल एसेट होता है या मार्केट से या उसकी वॉलेटिलिटी से। आपको एक रियलिस्टिक गोल्स बनाने चाहिए कि ओवर अ पीरियड ऑफ 1 वीक या ओवर अ पीरियड ऑफ अ फ्यू मंथ्स मैं कितने रिटर्न इसके ऊपर जनरेट कर सकता हूँ अपनी रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है, जो मेरी नेचर है रिस्क को लेके उसके अकॉर्डिंग मैं कैसी चीज़ों को लेके चल सकता हूँ, जो कि आपको ना सिर्फ कंसिस्टेंट बनाती हैं बल्कि आपके एक रेजिलियंट माइंडसेट भी बनाएंगी ट्रेडिंग के अंदर। सो ये था हमारा आज का वेबिनार रिगार्डिंग द ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आपके जो भी क्यूरीज हैं, जैसे आप लोगों को मालूम है कि हर जो वेबिनार होता है उसके एंड पे हमारा एक Q&A सेशन होता है, तो चैट बॉक्स आप लोगों के पास ओपन है, आप अपनी क्यूरीज को ड्रॉप कर सकते हैं एंड आफ्टर अ शॉर्ट व्हाइल आपके जो क्यूरीज हैं उनको आंसर किया जाएगा। अच्छा, जो हमारे पास आप लोग की जो क्यूरीज हैं वो जो हमारे पास आज का वेबिनार था ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उससे मतलब जो जो आपकी क्यूरीज हैं वो आप ड्रॉप कर सकते हैं, या मार्केट से रिलेटेड जो क्यूरीज हैं वो आप ड्रॉप कर सकते हैं।
अच्छा, आप लोगों के जो क्वेश्चन हमें रिसीव हुए हैं हम उन्हें वन बाय वन फिर आंसर करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आप एक ने जो है वो एफबीआर से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं, तो आपकी जो भी क्यूरीज हैं एफबीआर से रिलेटेड आप ड्रॉप कर सकते हैं ताकि फिर उसके अकॉर्डिंग आपको हम क्यूरी जो है वो उसकी आंसर कर सकें। अच्छा, एक क्वेश्चन है हमारे पास टेक्निकल जो एनालिस्ट होते हैं उनकी असाइनिंग से मुतल्लिक, तो उसकी आंसर ये है उसका कि एक जो होता है क्लाइंट के साथ एक टेक्निकल एनालिस्ट जो है वो मुंसलिक होता है। बेसिकली इसका पर्पस ये होता है कि जो भी क्लाइंट है या ट्रेडर है उसको अपनी ट्रेडिंग से मुतल्लिक जो भी उसकी क्यूरी है वो उससे डिस्कस कर सके। और ये जो है सर्विस ये आपको फ्लोरेट कमोडिटीज करता है प्रोवाइड 22/5। मीन्स कि आप मंडे टू फ्राइडे जब भी मार्केट ओपन होती है वो आपके साथ जो टेक्निकल एनालिस्ट होता है वो आपके साथ होता है कनेक्टेड। एंड इसी क्यूरी का सेकंड पार्ट ये भी था कि आफ्टर 6 p.m. यस, जब अमेरिकन सेशन ओपन होता है तो टेक्निकल एनालिस्ट जो होता है वो आपके साथ राब्ते में होता है, ताकि जो भी, क्योंकि मेजर जो न्यूज़ वगैरह आती हैं हमारे पास वो यूएस सेशन के मुतल्लिक ही आती हैं, और वो जो है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक मोस्टली इन द इवनिंग और नाइट ही बनता है। तो टेक्निकल एनालिस्ट के साथ आप रब्ता कर सकते हैं जो भी आपका डेडिकेटेड होता है, ताकि वो आपको इस मामले में हेल्प आउट कर सके और आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सके जो भी आपकी ट्रेड्स हैं या ट्रेडिंग सेटअप से मुतल्लिक। अच्छा, सेकंड जो है आपने वेबिनार को अप्रिशिएट किया, थैंक यू फॉर डैट। और सेकंड आपने पूछा कि करेंसी सिग्नल्स जो है वो या करेंसी में ट्रेडिंग उसके हवाले से बेसिकली होता यह है कि जो वॉल्यूम है, या अगर हम बात करें वॉलेटिलिटी की, अब वॉलेटिलिटी में जो है वो डिपेंड करता है मार्केट क्या रेंज स्टैब्लिश करती है। जितनी ज़्यादा अच्छी रेंज मार्केट स्टैब्लिश करेगी आइदर टुवर्ड्स अपसाइड या डाउनसाइड, उसके अंदर आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, यानी कि विद इन डे और विद इन वीक ट्रेड्स करने की। अगर हम कमोडिटीज़ की बात करें या इंडाइसिस की बात करें या एनर्जीज में नैस्डैक और जो एनर्जीज में सॉरी हमारे पास आता है क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल और नेचुरल गैस, इनकी जो मूवमेंट है या इनकी जो मार्केट रेंजेस है वो अगर आप करेंसी से देखेंगे उनको कंपेयर करेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि यूजफुल वॉलेटिलिटी मींस जिसके अंदर आपको ज़्यादा सेटअप्स ऑफर हो रहे हैं वो कमोडिटीज़ ही होती हैं, बिकॉज ये ज़्यादा बेहतर तरीके से मूव करती हैं, बेहतर इन द सेंस कि ज़्यादा रेंज आपको करती हैं प्रोवाइड ट्रेडिंग के लिए। लेकिन स्टिल इफ़ यू वांट टू ट्रेड इन द करेंसी स्पेसिफिकली, तो जो आपकी डेडिकेटेड टीम है आप उनसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं, वो इसके हवाले से आपको हेल्प आउट कर देंगे। नेक्स्ट क्यूरी हमारे पास कि जो बर्न आउट है उसको हम किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। देखिए, बर्न आउट आपको तब होता है कि आपको सबसे पहले मार्केट में एंटर होने से पहले इस चीज़ का अंदाज़ा ना हो कि मैंने कितना रिस्क जो है या मेरी कितनी ज़्यादा स्टेक लगी हुई है एक सेटअप के ऊपर। इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा अकाउंट बैलेंस कितने का है, अकाउंट बैलेंस के अगेंस्ट जितना मैं उस कमोडिटी पे मार्जिन पे कर रहा हूँ वो कितना परसेंटेज बन रहा है। यूजली आपको अपने टोटल बैलेंस का ऑलमोस्ट जो है वो 5 to 10% ही रिस्क पे लगाना चाहिए ताकि आपको इस चीज़ का बेहतर तौर पे आइडिया हो सके। ये स्पेसिफिकली सेट रूल नहीं है, ये एक जनरलाइज चीज़ है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ये भी हर ट्रेडर की नेचर पे डिपेंड करता है, अगर वो ज़्यादा रिस्क लेगा ऑफ कोर्स वो 10% से ज़्यादा जाएगा, और अगर एक ट्रेडर ऐसा है जो कि लो रिस्क को पसंद करता है तो ऑफ कोर्स वो 10% से बिलो ही अपना रिस्क है वो रखेगा। जब आपको ये आइडिया हो जाएगा कि मेरा कितना मार्जिन अपने टोटल बैलेंस के अगेंस्ट मैंने पे किया हुआ है किसी कमोडिटी का, तो अगला स्टेप आता है उसका स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट लगाना। जो आपके पास स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट लगाना जो है वो आपके अपने हाथ में होता है। आपको पहले से आइडिया होता है कि भाई अगर इस मार्केट में मैं एंटर हो रहा हूँ, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ है, तो मुझे मुमकिन है इतना ही लॉस हो सकता है। तो आपके पास जो भी
लॉस या प्रॉफिट होता है वो कैलकुलेटेड होता है। जब आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि मेरा रिस्क कितना लगा हुआ है, इसके अलावा मुझे लॉस कितना हो सकता है एक्सपेक्टेडली, और मुझे एक्सपेक्टेडली रिटर्न या प्रॉफिट कितना हो सकता है, तो उसके बाद सिंपली आपने उसको मॉनिटर करने का ऐसे जितना फायदा नहीं होता है कि वो आपको बर्नआउट की स्टेज की तरफ ही लेके जाएगी, और आपकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो काफ़ी हद तक फटीक की वजह से कम हो सकती है। तो जब ये चीज़ें सेट हों तो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा, तो आप एक सेटिस्फाइड कंडीशन में होते हैं कि ठीक है, मार्केट ने जहाँ भी जाना है, दोनों साइडें मेरी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हैं, आइदर टुवर्ड्स अपसाइड और डाउन साइड। तो वो फिर आपको बेहतर तौर पे अपनी ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, एक हमारे पास क्वेश्चन है, वो है प्लेटिनम के बिहेवियर से मुतालिक। तो देखें, मार्केट में इस वक्त हम देख सकते हैं कि जब से यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं, तो हमें मेटल्स में, स्पेशली जो कमोडिटीज़ हैं जिनमें मेटल्स जो हैं, उनमें हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम या ट्रेंड देखने को मिला है। इसकी रीज़न ये है कि जो ट्रम्प की पॉलिसीज़ हैं रिगार्डिंग द टैरिफ्स या जो भी बिजनेस रिलेटेड उनकी पॉलिसीज़ हैं, या स्पेशली अगर हम देखिए इमिग्रेशन को, तो फेड भी इसके बारे में अपना ओपिनियन दे चुका है कि वो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट को काफ़ी हद तक इम्पेक्ट करेंगी, लेकिन अभी ये सब कुछ अनसर्टन है। और आपको इसके बारे में आइडिया होगा कि जब भी मार्केट में अनसर्टन या अनसर्टेनिटी की फिजा कायम होती है, तो ऐसे में मेटल्स में ही जो है ज़्यादा वॉलेटिलिटी और बुलिश मोमेंटम देखने को मिलता है। डैट इज़ द मेन रीज़न कि हमारे पास जो है, स्पेशली आपने प्लेटिनम से मुतल्लिक पूछा, तो प्लेटिनम में जो है वो बुलिश मोमेंटम इस वक्त देखने की रीज़न यही है कि वो कि प्लेटिनम इज़ अ पार्ट ऑफ अ मेटल, और मेटल्स जो हैं ड्यूरिंग द अनसर्टन पीरियड वो यूजली बुलिश ही होते हैं। तो जैसे ही ट्रम्प आफ्टर जो है वो 20 जनवरी ऑफिस संभालते हैं और अपनी पॉलिसीज को क्लियर करते हैं, तो उसके बाद काफी हद तक आइडिया हो सकता है कि हमें क्या एक्सपेक्टेडली ट्रेंड देखने को मिलेगा मेटल्स के अंदर। अच्छा, ट्रेडिंग सीखने के लिए आपने जो है क्वेश्चन किया है किस प्लेटफॉर्म को, तो देखें, अगर आप फंडामेंटल्स को देखना चाहते हैं, मींस के ऐसे इम्पैक्ट या ऐसे इवेंट्स जो कि मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं, ड्राइव करते हैं, तो उसके लिए आप जो है वो बहुत सी ऐसी हैं वेबसाइट, आप स्टार्ट कर सकते हैं एज अ बिगनर फ्रॉम investing.com। अगर आप न्यूज़ से मुतलिक देखना चाहते हैं तो FX ट्रेड है हमारे पास, फॉरेक्स फैक्ट्री है। टेक्निकल से मुतलिक जो है वो ट्रेडिंग व्यू बहुत अच्छा है, जो कि आपको चार्ट्स का जो है वो ओवरव्यू देता है। इन सब चीज़ों को यूटिलाइज कैसे करना है, इसके ऊपर ऑलरेडी फ्लोरेट के वेबिनार्स हो चुके हैं, तो उसके लिए आप जो हमारा यूट्यूब है फ्लोरेट कमोडिटीज, उसको सर्च करके प्लेलिस्ट में से जो वेबिनार हैं उनको आप देख सकते हैं, जहाँ पे टेक्निकल्स, सेंटिमेंटल्स, इंडिकेटर्स और फंड और जो हमारे पास मार्केट एनालिसिस होता है उसको पूरा कवर किया हुआ है। तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ों को देख के ट्रेडिंग को सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपने पूछा कि इस तरह पीक सीजन ऑफ मार्केट। अच्छा, बेसिकली होता ही है कि जब भी साल का एंड होता है तो हमने देखा होगा कि दिसंबर के सेकंड लास्ट और लास्ट वीक में, क्योंकि मार्केट हॉलीडेज होते हैं,
तो ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलती। तो जब ये हॉलीडेज एंड होते हैं तो जनवरी में वो तमाम वॉलीटिलिटी या जो अमाउंट ऑफ ट्रेडर्स होती है वो हमें इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम्स देखने में मिलती है कि वो वापस आती है। और जब भी किसी मार्केट में वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उस मार्केट में वॉलीटिलिटी और रेंजेस भी काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाती हैं। सो ये एक मेन रीज़न है कि हमें जो है यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलती है, या जिसको आपने अपने लफ्ज़ों में पीक सीजन में डिफाइन किया वो हमें देखने को मिलता है। अगली बात ये है कि दिसंबर में भी हमारे पास एफ थी, और जनवरी में भी अगेन एफ आ रही है इस बार। तो उसका भी एक इम्पैक्ट ऑलरेडी जो है वो मार्केट में आना शुरू हुआ हुआ है कि एफ से मुराद के फेड इस बार अपने इंटरेस्ट रेट डिसीजंस को लेके क्या डिसाइड करती है। आया वो अपने इंटरेस्ट रेट को मेंटेन रखेगी या डिक्रीज करने की तरफ जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन द इन्फ्लेशन डाटा जो कि उनको डिफरेंट सर्विस से आ रहा हो। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जो लॉस एंजलिस में जो बेसिकली वाइल्ड फायर्स हैं, देखें अभी जो इसका इम्पैक्ट है वो विद इन अमेरिका ही है। इसके ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक से ज़्यादा स्टेट्स में फैल चुकी हो या एक से दूसरे शहरों में जो है वो जा चुकी हो। यकीनन कैजुअलिटीज़ हुई हैं, लेकिन इकोनॉमिकली ऐसा कोई हमें इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर ऐसा होता है कि ये वाइल्ड फायर कंट्रोल में नहीं आती और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को रिकंस्ट्रक्शन पे, दोबारा से चीज़ों की रीबिल्डिंग पे स्पेंडिंग करनी पड़ेगी, उसका हम देख सकते हैं कि एक जो कंस्ट्रक्शन साइट से मुतल्लिक या वहाँ पे हमें एक डिमांड देखने को मिल जाए। लेकिन वो भी देखा जाएगा कि उसका इन्फ्लेशन पे क्या किरदार आता है, नहीं आता। तो डिपेंड करता है। लेकिन अभी ये चीज़ अंडर कंट्रोल ही है, सच कोई ऐसा इसमें इम्पैक्ट नहीं आया कि वो मार्केट या किसी कमोडिटी के अंदर मूव ला सके। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि पोजीशन साइज को कैसे एवेलुएट किया जाए। देखें, जो भी आप कमोडिटी ट्रेड करते हैं तो उसका जो एक प्री डिफाइंड मार्जिन होता है। प्री डिफाइंड मार्जिन से ये मुराद है, आपको पहले से पता होता है कि आप मिनिमम जो वन वॉल्यूम होता है उसका आप कितना मार्जिन पे करेंगे। लेट्स एग्जांपल हम बात करते हैं गोल्ड 1 ऑन्स की। और 1 ऑन्स का जो हमारे पास मार्जिन है डेट इज अराउंड, आप समझ लें यानी कि 20,000 के करीब, अगर हम एक रफली एस्टिमेट करें तो आपको ऑलरेडी आइडिया है। अब नो मैटर आपका अकाउंट जितनी भी इक्विटी का है, लेट से हम बात कर लेते हैं 2 लाख की। अब 2 लाख का 50% बनता है 1 लाख। 1 लाख के ऊपर मुझे पता है कि मैं 1 ऑन्स की 5 क्वांटिटीज को कर सकता हूँ, अगर तो मैं 50% रिस्क लेना चाहता हूँ तो इस तरह से आपको इजीली आइडिया हो जाता है कि मैक्सिमम मेरे पास पोजीशन साइज 5 आ गया, मिनिमम आ गया 1। तो इसी के बीच में रह के मैं अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकता हूँ, या मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरा पोजीशन साइज क्या रहेगा किसी भी कमोडिटी को ट्रेड करने के लिए। जी, इसकी रिकॉर्डिंग जो है आपको, इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। जो फ्लोरेट कमोडिटीज़ का यूट्यूब पेज है वहाँ पे ये अपलोड कर दिया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास जो दो हैं क्वेश्चंस, वो एक ही तरह की हैं तो हम उनको एक साथ ही टेक कर लेते हैं। बेसिकली एनएफपी का जो डाटा था कल हमारे पास पॉजिटिव था काफ़ी हद तक।
और स्टिल आफ्टर हैविंग द पॉजिटिव डाटा हमने देखा कि मार्केट बेसिकली जो मेटल्स थे वो हमें अपसाइड देखने को मिले, डिस्पाइट डॉलर स्ट्रांग हुआ। लेकिन हमने ये देखा कि मार्केट में जैसे कि ऑफ कोर्स डाटा की थी रिप्रेजेंटेशन, और डाटा का इम्पैक्ट आना होता है मार्केट के ऊपर, क्योंकि एनएफपी वंस इन अ मंथ आती है तो उसका इम्पैक्ट लाजमी तौर पे मार्केट पे आता है। कल हमने देखा कि इवन कल से पहले भी जब से जनवरी स्टार्ट हुआ है हमारे पास, तो अनसर्टन कंडीशन जो भी मार्केट की चल रही है रिगार्डिंग द ट्रम्प पॉलिसीज, क्योंकि अभी वो सब अनसर्टन है, उसकी वजह से मेटल्स में हमें बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। मेटल्स जो हैं वो हायर हाई क्रिएट कर रहे हैं और हर सपोर्ट को टेस्ट करते हुए अपसाइड की तरफ ही जा रहे हैं, और जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक कर रहे हैं। कल जब डाटा हुआ रिलीज तो डाटा इतना पॉजिटिव था कि हमें मेटल्स में स्पेशली बेरिश एक तरह से मोमेंटम देखने को मिला, बट इट वाज वेरी टेम्परेरी। टेम्परेरी इस सेंस में कि जब उस न्यूज़ का इम्पैक्ट सारा यूटिलाइज हो गया, उस न्यूज़ का इम्पैक्ट निकल गया, तो मार्केट ने अपनी ही जो सपोर्ट लेवल्स थे उनको अगेन टेस्ट किया, और वहां से हमें बेहतर वॉल्यूम्स के साथ दोबारा से हमें ये देखने को मिला कि जो बुलिश मोमेंटम था वो दोबारा से रिज्यूम हुआ, और बुलिश ट्रेंड ही कंटिन्यू हुआ दोबारा से। ये एक रीजन है कि मार्केट डिस्पाइट हैविंग द पॉजिटिव डाटा अपसाइड पे दोबारा हमें देखने को मिली मेटल्स की। इस कंडीशन में जो ट्रेडर्स हैं वो ये कह सकते हैं कि जो बिल्कुल ही सेफ एंड साउंड या इतनी वॉलेटिलिटी को वो मैनेज नहीं कर सकते, उनको ये चाहिए कि वो न्यूज़ के आने से पहले ट्रेड ना करें, तो इट इज़ अ बेटर ऑप्शन, ताकि जब मार्केट सेटल हो जाए अपने रिदम या नॉर्मल जो उसका ट्रेंड चल रहा होता है उस पर वापस आ जाए, तो उसमें वो दोबारा एंटर हो सके। या अगर तो वो रिस्क लेना चाहते भी इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी पे, तो फिर उनको ये करना चाहिए कि वो स्टॉप लॉस के साथ काम करें। अच्छा, लिक्विडिटी का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक मार्केट में कितनी ज़्यादा तादाद में बायर्स और सेलर्स मौजूद हैं। जिस मार्केट में ज़्यादा लिक्विडिटी होगी वही चीज़ उसके अंदर आपको मूवमेंट भी देखने को ज़्यादा मिलेगी, और आपकी बाइंग और सेलिंग जो है वो भी उतनी ज़्यादा तेज़ी से होगी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो गोल्ड में लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है, आपके ऑर्डर्स जो हैं वो विद इन सेकंड एग्जीक्यूट भी होते हैं। आपने आपको आपको वेट नहीं करना पड़ता, अगर आप बायर हैं तो आपको सेलर का वेट नहीं करना पड़ता, अगर आप सेलर हैं तो आपको बायर का वेट नहीं करना पड़ता। तो ये बेसिकली रोल होता है लिक्विडिटी का किसी भी मार्केट के अंदर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या फियर ऑफ ट्रेडिंग के हवाले से। तो देखें, इसके हवाले से जो हमारा आज का जो वेबिनार था वो था ही इसी के ऊपर, कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका रिस्क फैक्टर क्या है, आपकी साइकोलॉजी क्या है, क्या आप ज़्यादा रिस्क सस्टेन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो आपको अपनी नेचर का पता होना चाहिए, क्या आप इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी को के साथ अपनी नेचर को सूटेबल पाते हैं, नहीं पाते। जब आप इस चीज़ को एनालाइज कर लें तो उसके बाद आप ये देखें कि आपने अपने टोटल बैलेंस पे, जैसे अभी पोजीशन साइज की एक क्वेश्चन था तो उसके ऊपर बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया गया कि मार्जिन को देखते हुए आपने अपना पोजीशन साइज देखना होता है। उसके बाद आपने स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट लगाना है। जब आपको एक सूटेबल, जैसे आपने पूछा कि एनालिसिस कंप्लीट हो भी जाए, जब आपको एनालिसिस कंप्लीट हो जाए और लेट्स से हम समझ लेते हैं कि आपको लगता है मार्केट बाय साइड पे या अप साइड जा सकती है, तो आपने सिंपली उसके साथ ये करना है कि आपके पास एक प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस का लेवल हो और टेक प्रॉफिट का लेवल हो, ताकि जो फियर ऑफ लूजिंग है वो भी कम हो सके स्टॉप लॉस की वजह से, और टेक प्रॉफिट से आपका जो ग्रीड है फैक्टर है वो भी काफी हद तक रिड्यूस हो सके। इसके बाद आपको जो पहले से ही कैलकुलेटेड लॉस एंड प्रॉफिट जब आपके सामने होंगे, तो आपको ऑलरेडी वो चीज़ काफ़ी हद तक सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि भाई इससे ज़्यादा या इससे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड और कुछ नहीं हो सकता। तो वो जो फियर ऑफ ट्रेड है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अच्छा, रिवर्स ट्रेडिंग अमूमन तब होती है जब आप अपने इमोशंस को हावी कर लेते हैं टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स के ऊपर। और यूजुअली ये तब होती है जब आपने बहुत अर्ली या बहुत तेज़ी से अपने लॉस को करना होता है रिकवर। लॉस एंड प्रॉफिट इज पार्ट ऑफ द मार्केट, हर बिजनेस की तरह इस मार्केट का भी ये हिस्सा है। आपने इसको कंट्रोल इस तरह से कर सकते हैं कि पहले तो हर ट्रेड में स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट का इस्तेमाल लाजमी करें। फिर आप ये देखेंगे जब भी आपको किसी ट्रेड में लॉस हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि लॉस होते साथ ही आपने अगली ट्रेड ज़्यादा रिस्क के साथ या हाई स्टेक के साथ किसी और में ओपन कर ली कि उसका मैं लॉस फटाफट इस ट्रेड से मैं उसका उसके उसके अंदर करके प्रॉफिट तो कवर कर लूँ। बल्कि जिस ट्रेड से आपको लॉस हुआ है उसको आप एनालाइज करें कि इसमें ऐसे क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मुझे लॉस हुआ है। जब आप उन फैक्टर्स को एनालाइज करेंगे तो अगली बार जब भी आप ट्रेड लेंगे तो एक तो वो रिवेंज ट्रेड होगी नहीं,
और आपको पहले से पता होगा कि लास्ट डेट में मेरी ये मिस्टेक्स थी, अगली डेट में ये मिस्टेक्स नहीं करनी, तो ऑटोमेटिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने लग जाएगी आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। टर्म जो है जर्नल योर ट्रेड्स, इसका ये मतलब है कि जो भी आपकी ट्रेड है उसका आपके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप किसी ट्रेड में एंटर हो रहे हैं, आपको पहले से पता होना चाहिए, बिकॉज द वाई ऑफ एंटरिंग इन अ ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पहले से पता हो कि आप ट्रेड में एंटर हो क्यों रहे हैं। बिकॉज अगर आपको यही नहीं पता कि भाई गोल्ड अप साइड पे जा रहा है और मैंने बाय की ट्रेड लगाई हुई है, तो और अगर आपको ये नहीं पता क्यों लगाई हुई है, तो सिंपली वो चीज़ सॉर्ट ऑफ चेंज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ गैम्बलिंग। ठीक है, क्योंकि आपको भी उसमें ये नहीं पता भाई अगर अप साइड जा रहा है तो क्यों जा रहा है, डाउन साइड आ रहा है तो क्यों आ रहा है। क्योंकि हर चीज की मूवमेंट के पीछे टेक्निकल्स होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं। जब आपको मालूम होगा कि अच्छा भाई डॉलर वीक है, गोल्ड अपसाइड पे जा सकता है, जियोपॉलिटिकल इवेंट इस तरह के चल रहे हैं, या मार्केट अभी अनसर्टन है, तो उसकी बेस पे गोल्ड अपसाइड जाने के चांसेस इंक्रीज हुए हैं। तो ये आपको हेल्प आउट करेगा, आपको शॉर्ट की बजाय लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करने में उस कमोडिटी के अंदर। जब आपको ये पता होगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि फिर टेक्निकली कि मैंने कहाँ से एंटर होना है। ओके, इन द मिडल ऑफ द मार्केट या इन द मिडल ऑफ ईयर तो आप मार्केट में एंटर नहीं हो सकते। उसके लिए सपोर्ट के अच्छे लेवल्स होते हैं, रेजिस्टेंस के अच्छे लेवल्स होते हैं। तो उसकी बेस पे आप फिर एंटर होते हैं, फिर वहां से आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट डिफाइन करते हैं, और यूं फिर आप ट्रेड के अंदर उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो आपको जर्नलिंग का मतलब यही होता है कि आप ट्रेड में एंटर क्यों हो रहे हैं, किस तरह से एंटर हो रहे हैं, आपके पास स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट के लेवल्स क्या है, उसका रिजल्ट क्या निकला है। अगर प्रॉफिट में निकला है तो क्यों निकला है, इट मीन्स आपका एनालिसिस सही निकला है और उसी को आपको आगे कंटिन्यू करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए। अगर लॉस में निकला है तो आपको पता होना चाहिए कि ये लॉस मुझे क्यों हुआ है। आप उस चीज़ को एनालाइज करें, दोबारा से रिव्यू करें कि कहीं पे फंडामेंटल्स में तो आपसे कोई गलती नहीं होगी, टेक्निकल्स में तो कोई समझने में आपको गलती नहीं होगी। या अगर ये सब हो चुका है तो आपको नहीं समझ में आ रहा, तो जो टेक्निकल एनालिस्ट आपके साथ असाइंड होते हैं आप उनसे हेल्प आउट ले सकते हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार ऑन ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आज का जो था हमारा सेशन, स्पेशली जो वेबिनार था हमारा, ये इंशाल्लाह दीगर वेबिनार्स की तरह जिन्होंने मिस कर दिया वो उनके लिए जो है वो ये यूट्यूब पे अपलोड भी कर दिया जाएगा, ताकि वो इसको जो है वो देख सकें और इससे यूजफुल इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। इसी तरह इंशाल्लाह टिल द नेक्स्ट वेबिनार, विशिंग यू अ वेरी गुड वीकेंड एंड अल्लाह हाफिज़।